नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साहित्यिकी के इस अंक में आज हमारी चर्चा का विषय है अज्ञेय का रचना संसार, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद डॉक्टर सविता मोहन और साहित्यकार डॉक्टर नवीन चंद्र लोहनी जी। डॉक्टर सविता मोहन और नवीन चंद्र लोहनी जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत डॉक्टर सविता मोहन मैं आपसे करूं तो हमारे दर्शक सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अज्ञेय जी का जो पूरा रचना संसार है उसको अगर कुछ शब्दों में आप व्यक्त करना चाहें तो कैसे करेंगे? अज्ञेय एक युग पुरोधा हैं। उन्होंने नई प्रयोगवाद शुरू किया और उसके साथ साथ नई कविता भी प्रारंभ हुई। बहुत ज़्यादा साहित्य उन्होंने लिखा है, कई तरह का लिखा है जी। वो बातचीत में हम आगे बताएंगे। और जब अपनी भवंती उनकी एक व्यक्तिगत डायरी जैसी उसमें वक्तव्य है, उसमें वो लिखते हैं कि 4 वर्ष की उम्र में जब मैं था तो भंवरी नचा रहा था। भंवरी मतलब लट्टू, और गा रहा था नाच रही भांवरी, नाच रही भांवरी। और नाच रही भांवरी करके मैं कहने लगा नाच रही भूमि, और मुझे लगा कि ये भूमि भी तो नाच रही है, ब्रह्मांड भी नाच रही है। और धीरे धीरे ये भूमि और ये ब्रह्मांड का नाचना ही मेरे लिए कविता का उत्सव बन गया। क्या बात है। यहाँ से उनकी कविता शुरू होती है और एक कविता का पूरा जगत, पूरा संसार वो खोल देते हैं जी। उन पर, उनकी कविताओं पर जब वो कविता लिख रहे थे या कविता पढ़ रहे थे या कविता समझ रहे थे तो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, हरिऔध, इनकी रचनाओं को उन्होंने पढ़ा। इनका सीधा सीधा प्रभाव तो उन पर नहीं आया, परंतु उनको कविता समझ में आई जी कि कविता को किस तरह से लिखा जा सकता है, कविता किस तरह से कही जा सकती है, और जो मैं सोच रहा हूँ उस सोचे हुए को मैं कविता में कैसे कहूँ। एक लंबी सूची है, उसको मैं बताती हूँ जी। काव्य की भग्नदूत 1933 में उन्होंने लिखी, और चिंता 42 में, तार सप्तक, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, ब्रावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, बहुत चर्चित रचना है उनकी जी। आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, इसमें साहित्य अकादमी इसीलिए मिला उनको, कितनी नावों में कितनी बार क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी की बांक पर छाया। उपन्यास बहुत चर्चित उपन्यास है, सभी को मालूम है। शेखर एक डिवनी भाग 1 भाग 2, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। उन्होंने गीत नाट्य भी लिखे, उत्तर प्रियदर्शी, संपादन, अनुवादन, यात्रा वृत्तांत, निबंध संग्रह, आल बाल, लिखी कागज कोरे, संवत्सर, जोग लिखी, भवंती, संवाद, अंतरा, शाश्वती। ऐसा बहुत, कोई विधा ऐसी नहीं है। वो जितने अच्छे कम बोलने वाले थे परंतु लिखने में वो चतुर थे, उतना ज़्यादा उन्होंने हर रचनाएं लिखी और रचना में अपने आप को कई तरह से व्यक्त किया जी। डॉक्टर सविता मोहन, आप, मैंने इसीलिए कहा कि ये शिक्षाविद ही ये काम कर सकते हैं कि इतने विराट व्यक्तित्व को बहुत कम शब्दों में अगर पूरे व्यक्तित्व को सामने लाना है, तो ये जो रचनाएं आपने उनकी बताई, जो कृतियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं। और जो डॉक्टर सविता मोहन, आप उनके वो समकालीन जिन कवियों के लेखकों के, साहित्यकारों के आप नाम गिना रही थी, डॉक्टर लोहनी, उस दौर में ऐसा कहा जाता है कि अज्ञेय जी ने वो जो हिंदी पट्टी की धारा है उसको एक नई गति दी, नया डायरेक्शन भी दिया, एक फ्रेम को उन्होंने तोड़ा। उसको आप किस रूप में देखते हैं बतौर, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बता दूं कि साहित्यिकी के मंच पर ये संयोग, ये सुखद संयोग पहली बार हुआ है कि अज्ञेय जी पर शोध करने वाले सबसे प्रमुख शोधार्थियों में डॉक्टर नवीन चंद्र लोहनी का नाम आता है, और उससे भी बड़ा सुखद संयोग ये है कि वो डॉक्टर सविता मोहन जी के निर्देशन में हुआ है। तो आपसे बेहतर कोई सुपात्र नहीं है। हम गुरु शिष्य नहीं है, भाई बहन हो गए हैं। नहीं, वो अब आप वो आज की स्थिति है। नवीन मेरा संरक्षक हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर लोहनी, कैसे वो धार को जो नई गति दी उन्होंने, उस पर आपकी टिप्पणी जी। अज्ञेय का रचनाक्रम 1928 से शुरू होता है लगभग, लेकिन उनकी जो विशेष
उपस्थिति दर्ज हुई 1943 में, जब उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। जी। तार सप्तक एक 7 कवियों का समूह था जिसमें अनेक तरह के वैचारिकी वाले लोग एक साथ एक कविता के संग्रह के कवि के तौर पर आ रहे थे। लेकिन उन्होंने उसमें जो सबसे अच्छी बात कही, उन्होंने कहा हम सब कवि राहों के अन्वेषी हैं। क्या बात है। हमारी किसी विषय में कोई निश्चित राय नहीं है और हम कविता कर्म को प्रमुख ध्येय मानते हुए उस रूप में एक साथ हैं। जी। इस चर्चा के बाद जैसा अभी दीदी ने भी कहा कि प्रयोगवाद शब्द उनके साथ जुड़ गया। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने उनको कहा ये प्रयोगवादी रचनाकार हैं, और उसका जवाब उन्होंने दूसरे सप्तक में दिया कि हर कवि प्रयोगवादी होता है। क्या बात है। प्रयोगधर्मी होता है, बल्कि कहा उन्होंने, जो भी कवि रचना करेगा वो प्रयोग करेगा। अगर कोई कवि कहता है कि मैंने प्रयोग नहीं किया है तो या तो झूठ बोलता है या हस्तलाघव है, ऐसा वो कहते हैं। मैंने भी उसको समझने की कोशिश की तो अज्ञेय के रचनाकर्म के हिस्से से देखें या अगर हम जीवन जगत से जुड़े हुए और तमाम संदर्भों से विषयों को देखते हुए या पुराने कवियों से आज तक जोड़ते हुए देखें तो निश्चित ही हर कवि नए तरह से कुछ बात कहता है, तभी वो अपना विशिष्ट अवदान दे पाता है और उसको महत्व मिलता है। तो अज्ञेय ने ये प्रयोगवादी होना तो अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने एक शब्द नई कविता अपने रचना संग्रह से दिया, तो वहाँ से उनको एक नई कविता के कवि के तौर पर, प्रयोगवादी कविता के संस्थापक के तौर पर जाना जाने लगा। क्योंकि आलोचना में, पाठन में हम सब लोग भी विद्यार्थी जीवन में उनको इस रूप में पढ़ देख रहे थे। लेकिन अज्ञेय का जो बड़ा काम है, उन्होंने कवियों को एक मंच दिया। पत्रकार के तौर पर वो आए तो उन्होंने पत्रकारिता को बहुत बड़ी धार दी। नए नए तरह के वो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, तमाम तरह की पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे। और फिर वो अनुवादक बने तो उन्होंने अनुवादक के तौर पर एक बड़ा काम किया। उनके जो अनुवाद हैं वो अंग्रेजी से लेके, बांग्ला से लेके तमाम भाषाओं से हिंदी में आए। विवेकानंद पर उनका जो अनुवाद है रोमारोला का, वो बहुत विश्वविख्यात अनुवाद है। इसी तरह से उन्होंने कहानियाँ लिखी, तो जेल में रहते हुए जो कहानियाँ लिखी वो जेल जीवन पर, इससे महत्वपूर्ण कहानियाँ आज तक नहीं है। उनके उपन्यासों के साथ साथ निबंध भी उसी छटा के हैं कि निबंधकार के तौर पर भी वो प्रसिद्ध हैं। मतलब जिस विधा में उन्होंने काम किया वो विधा उन्होंने अपने अवदान से चमका दी एक तरह से। तो अज्ञेय का जो अवदान है हिंदी साहित्य में, अभी डायरी का जिक्र आया था, शाश्वती भवंती शेषा और 2 डायरियाँ, उनके डायरी लेखन में भी हिंदी में नई तरह की डायरी विधा आई। तो ये एक बड़ा काम है उनका कि उन्होंने अपने काल में साहित्य की हर विधा को एक तरह से छुआ और जिन विधाओं को छुआ उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली। जी। डॉक्टर लोहनी, आप जो अज्ञेय जी के वो जो जेल जीवन उनका रहा और जो क्रांतिकारी जीवन रहा, ठीक वो जब वो विद्यार्थी काल का, उसके ठीक बाद का, मुझे लगता है कि शेखर एक जीवनी में भी उसका आक्षेपक मिलता है हमको साफ साफ। उसमें जो उसी काल में लिखी गई, जेल में ही लिखी गई वो शेखर एक जीवनी जी है, तो प्रेम कहानी पर जी। उसमें तो डॉक्टर साहब, मैं उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा था और वो ये मैं जानना चाह रहा था कि ये अज्ञेय जी पर के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी कविता को नई धार दी, और जिन कवियों के आप नाम गिना रहे हैं ये हम भी जानते हैं कि एक ट्रेडिशनल फॉर्म था, एक परंपरागत फॉर्म था, उसको उन्होंने तोड़ करके और अपने समग्र समाज से कविता को जोड़ा। इस चीज़ को आप किस रूप में देखती हैं? जैसे डॉक्टर लोहनी ने कहा कि उन्होंने नई कविता की जो धारा थी, जो विषय था, जो परंपरा थी, उसको अलग किया, प्रयोगवाद को नकारा कि प्रयोगवाद नहीं, नई कविता है। उन्होंने एक चीज़ और नकारी कि कविता कभी स्वांतः सुखाय नहीं होती है। क्या बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बात को कहा कि कविता कवि जो होता है वो मम से ममेतर के लिए लिखता है, अपने से शुरू होकर के पूरे संसार के लिए लिखता है और संसार ही उसका उद्देश्य होता है। उनका व्यक्तित्व बहुत विराट था और जीवन के जितने पक्ष हैं, शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो। उनकी कविताओं में इतने सारे 10-15 उनके संग्रह हैं, उन 10-15 संग्रहों की हर कविता के शीर्षक को आप उठा लीजिए, एक नया जीवन उनके उसमें आता है। आपका प्रश्न था कि मैं वो कविता को जो उन्होंने अपने समय से जोड़ा, अपने समय से जोड़ा। उनसे पहले की जो कविता थी, छायावादी कविता चल रही थी, प्रसाद पंत निराला महादेवी, उन्होंने उनको नकारा नहीं, परंतु जो जीवन था उस समय का वायव्य जीवन, प्रेम को लेकर के एक कल्पनातीत प्रेम जो पल रहा था, उसको धरातल पर लाने का जो श्रेय है वो अज्ञेय को है। अज्ञेय ने कहा कि जीवन इस पृथ्वी में है
जी। इस पृथ्वी के दुख सुख के साथ जुड़ा हुआ जीवन है। इसलिए जो प्रेम है, मैं विशेष रूप से प्रेम के बारे में कहूँगी, प्रेम के मध्य के बीच जो संवेदना पलती है, उस संवेदना में जो उनकी प्रेयसी है वो कोई वायवीय या कल्पना लोक की नहीं है, वो वैसे ही है कि जैसी कि होनी चाहिए। जी। जी। वो कहते हैं कि जो संवेदना है वो वही मैंने जैसे बताया कि मम से ममितर के बीच में है। जी। देखिए मैं कविता आपको सुनाती हूँ उसमें। जी। तुम ही हो तन में, तुम ही हो मन में, व्याप्त तुम्ही दामिनी घन में, मध्य में रोता हुआ अज्ञे का प्रेम इन्हीं के बीच में है। क्या बात है, क्या बात कि वो मम से तन में भी मानते हैं और मन में मानते हैं कि प्रेम मेरा कहीं और नहीं है, मेरे मन में और तन में भी है। इसी बात को फिर मैं आगे जी डॉक्टर सविता मोहन, ये सवाल लेकर मैं आपके पास इसलिए भी आया था कि कविता पर ये आक्षेप बराबर रहे हैं, डॉक्टर लोहनी स्वीकार करेंगे कि जो स्वांतः सुखाय आपने कहा कि कवि ने अपने तृप्त होने के लिए कविता लिख दी, लेकिन उसमें उसका समय, उसका समाज, उसका परिवेश, वहाँ के लोग कितने शामिल हुए हैं। और अज्ञे जी की कविता मुझे एक बचपन की स्मृति याद आती है, कभी स्कूली दिनों में हमने पढ़ी थी, और शहरीकरण पे और शहरी समाज पर उससे बेहतर लाइनें मुझे नहीं मिली। अगर मेरी स्मृति ठीक ठाक है तो इस तरह की कविता थी डॉक्टर लोहनी कि सांप को वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सांप तुम सभ्य तो कभी हुए नहीं, शहर में रहना भी तुमको नहीं आया, फिर एक बात बताओ, सच बताना, पूछूं उत्तर दोगे, दसना कैसे सीखा, जहर कहाँ पाया। तो शहर पर इससे बड़ी टिप्पणी, इससे गंभीर टिप्पणी हो नहीं सकती डॉक्टर लोहनी। लेकिन डॉक्टर सविता मोहन जिस बात को कह रही थी उसी को थोड़ा सा बदलते हुए मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि इतना विराट अज्ञे जी ने लिखा है, बहुत विराट रचना संसार है उनका, लेकिन उसके साथ साथ एक आरोप उस दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो ये नवभा टाइम्स से संपादक हुआ करते थे कि वो व्यक्तिवादी और एक तरह से अपने पर ही केंद्रित हैं, जबकि उनकी रचनाओं में तो पूरा समाज और प्रकारांतर से पूरा भारत शामिल है, बल्कि पूरी मनुष्यता शामिल है। इस पर आप उनको किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आप शोधार्थी भी हैं, उनसे मिले भी हैं, व्यक्तिगत उनसे संपर्क आपका रहा है, इसलिए इस सवाल के व्यक्तिगत रूप से वो किस तरह के थे और क्या इस आरोप में आपको कहीं कुछ दम नज़र आता है? असल में अज्ञे के साथ क्या हुआ, वो जब रचनाक्रम कर रहे थे उस समय बहुत सक्रिय रचनाकारों में थे। मेरे ख्याल से भारत का जो हिंदी समाज है उसमें उनको प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग थे और ईर्ष्याभाव वाले बहुत लोग थे, विरोधी भी बहुत सारे थे। तो उसका एक क्षेपक, ये जो आप क्षेपक शब्द का प्रयोग करे थे, वो ये था कि कुछ लोग उनको व्यक्तिवादी कहते थे, तो व्यक्तिवादी कहने से तात्पर्य उनकी रचनाओं से ले जाते थे। तो अज्ञे ने उनका जवाब अपनी रचनाओं से ही दिया। जी। उनकी कविता है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अब ये जो गर्व भरा मदमाता व्यक्ति है, जो अपनी गुण से, अपनी विशिष्टताओं से समाज के लिए उपयोगी है, उसके लिए वो कहते हैं कि भाई ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। एक कविता उनकी नदी के द्वीप है, वहाँ भी वो कहते हैं कि जो द्वीप है वो है, लेकिन द्वीप की एकता द्वीप बने रहने में है। द्वीप अगर मिट्टी बन जाएगा, रेत बन जाएगा, तो वो समाज को गंदा करेगा, गंदला ही करेगा, वो कहते हैं, अनुपयोगी ही बनाएगा। तो सबसे पहले जो उनका जो व्यक्तिवाद है वो व्यक्ति को श्रेष्ठत्व तो अपनी महत्ता के साथ समाज में उपयोगी होने पर है। हम लोग कई बार ये कहते हैं ना कि भीड़ का जो चरित्र है वो क्या होता है, अंततः नायकत्व तो नेतृत्व में है। बिल्कुल। तो जो नेतृत्व है वो चाहते हैं हर व्यक्ति उसी नेतृत्व क्षमता के साथ विकसित हो, संपन्न हो उससे, और तब वो समाज के लिए उपयोगी होगा। क्योंकि बूंद भी अगर है ना तो उसमें घनत्व तो परिमाण तो उसी अनुपात में होगा। आप समुद्र में मिलेंगे तब भी आपकी उपयोगिता बनी रहे, ये बहुत जरूरी है, और वो तब बनेगी जब आप उपयोगी होंगे, जब आप में वो महत्ता होगी। तो व्यक्तिवाद का जो आरोप शुरू में लगता था या कहा जाता था, मैंने लगभग पिछले 100 वर्षों के उनके आलोचना के हिस्से में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी देखी, तो अब मुझे समझ में यह आता है कि प्रारंभ में जो लोग ये कह रहे थे, बाद के दौर में वही अज्ञे की रचनाओं को श्रेष्ठ महान रचनाएं बताते हुए उनके 100वें वर्ष पर जब 2011 में साहित्य अकेडमी में आयोजन हो रहे थे, बाकी जगहों पर हो रहे थे, वो उनकी कविताओं को उन्हीं के संदर्भों के साथ, इस तरह की अनेक कविताओं के संदर्भों के साथ प्रस्तुत कर रहे थे कि देखो अज्ञे ने अपने समय में क्या महत्वपूर्ण बात लिखी थी। अब ये जरूर है
कि अज्ञे निजी तौर पर किसी भीड़ का हिस्सा नहीं थे। ये बात तो है कि वो उनका लेखन का अपना तरीका था। और अभी हम सदानीरा देख रहे थे तो 1928 की उनकी पहली कविता है और अब वो 100 वर्ष होने वाले उनके रचनाक्रम को लगभग। पहली कविता उन्होंने जब लिखी जब वो 17 साल के थे एक तरह से। अच्छा। तो एक लंबा सुदीर्घ जीवन काल है उनका। 1987 में उनकी 4 अप्रैल की मृत्यु है। तो आप देखिए कि इस लंबे 60 वर्ष के रचनाक्रम के दौरान उन्होंने कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण लिखी होंगी, कुछ कम महत्वपूर्ण भी होंगी, लेकिन हर विधा में उन्होंने जो कहा उसके माध्यम से, जैसे अभी नदी के द्वीप का जिक्र आया था जी, वहाँ भी व्यक्ति की महत्ता की वकालत वो करते हैं। जितने कहानियाँ हैं उनके यहाँ, वहाँ भी इसी तरह की बात आती है। तो एक तरह से वो व्यक्तित्व के समर्पण के संदर्भ को उस तरह से नहीं देखते जैसे समाजवादी विचारधारा में या साम्यवादी विचारधारा में कहा जाता था। तो साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा के लोगों ने एक तरह से उनकी व्यक्तिवादी होने के आरोप के साथ आगे बढ़ाई बातचीत। जी, इसी बात को मैं भी कहती हूँ कि उनके जो अज्ञे का व्यक्तिवाद है वो व्यक्ति नहीं है, वो समाज का एक अंग है। समाज में जैसा रूप चल रहा है वैसे अज्ञे हैं। जिस कहानी में, जिस कविता में भी वो यदि मैं कह रहे हैं तो वो मैं अज्ञे नहीं है, वो मैं व्यक्ति है, समाज का कोई भी पात्र, समाज का कोई, चाहे वो शेखर हो। जब वो शेखर से बोलते हैं तो शेखर जब शशि है तो वहाँ पे भी वो शेखर की शशि ने होकर के एक नारी है, एक स्त्री है जो इतना उनका दोनों का बार बार आगे शेखर शशि को याद करता है। और जब भी बैठता है शेखर तो कहता है तुम शशि फिर, यानी हर समय शशि उस पर छाई हुई है। उनकी कविताओं में भी आता है कि जब भी मैं महसूस करता हूँ तुम्हें तो तुम साथ होती हो। तो ये जो व्यक्तिवादी चिंतन उनके यहाँ मैं बहुत है, परंतु वो मैं अज्ञे का अपना मैं नहीं, समष्टि के लिए, पूरे समाज के लिए। मैंने जैसे कहा था ना, मैं मम से ममितर की बात जो करते हैं वो अज्ञा का मुख्य स्वर है। जी, डॉक्टर लोहनी, व्यक्तिगत रूप से आपका तो डॉक्टर सविता मोहन का तो उनसे संपर्क रहा ही है, आप तो उनसे मिले भी हैं और वो एक बहुत, आप उन बिरले भाग्यशाली लोगों में हैं जो इस दौर में। कहा था नवीन से कि भाई मिल के आओ उनसे। जी, वो व्यक्तिगत रूप से क्योंकि हमने तो उनको अखबारों में जिस रूप में देखा, एक बहुत डैशिंग सी पर्सनालिटी उस दौर में। वो उत्तराखंड बहुत आते थे। अच्छा, रानीखेत के उनके चित्र हैं, उनकी यात्रा रानीखेत। व्यक्तिगत रूप से कैसे थे? और फिर मैं एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, मेरा एक सवाल ये भी है कि जब आप इतना विराट रचना संसार तैयार करने जा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो उसमें स्वाभाविक रूप से आप कुछ सेल्फ सेंटर्ड होंगे, कुछ आत्मकेंद्रित तो होंगे ही होंगे। क्या आपको अपनी मुलाकात में इस तरह का लगा कि एक आत्मकेंद्रित स्वभाव जो कि कहा जाता है? देखिए, साहित्यकार के हर व्यक्तित्व के या हर साहित्यकार के अपने अपने काम करने के तरीके और रूप हैं। मैं अज्ञे जी से जब भी मिला तो मुझे ये लगा कि वो एक कितने निष्ठावान लेखक हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को अपने पाठक के लिए हमेशा उदार रूप में ही प्रस्तुत किया। मैं मिला तो उन्होंने मुझे जो बहुत अच्छी बात बताई वो ये थी कि उन्होंने कहा शोध करते हुए विद्यार्थी को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल पक्ष में कही जा रही बात को न पढ़े, वो उन लोगों को ज़रूर पढ़े और उनसे ज़रूर मिले जो आपके आलोचक हैं और किसी रूप में आपकी रचना कर्म को महत्वपूर्ण नहीं मानते। उन्होंने मुझे तब भी कहा कि आप क्या यहाँ आने से पहले राजेंद्र यादव से मिले? मैंने बताया कि नहीं। तो उन्होंने कहा क्या नामवर सिंह जी से मिले कि नहीं? तो उन्होंने कहा इन लोगों से ज़रूर मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने मुझे वो लोग भी बताए जिन्होंने जो किसी रूप में विश्वविद्यालय में शोध के कार्य में बाकी जगह जुड़े हुए थे, जैसे प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी थे, प्रोफेसर कृष्णदत्त पालीवाल थे, एक शोधार्थी रमेश ऋषिकल्प थे जो दिल्ली विश्वविद्यालय से काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों से मिलवाने में, उन तक पहुंचाने में भी उन्होंने मेरी मदद की। और फिर जब मैं उनके बाकी साथियों से मिला, ख़ासतौर से जो दिनमान में उनके साथ काम करते थे, नभा टाइम्स में उनके साथ काम करते थे, तो उन लोगों से जब मिला तो उन्होंने अज्ञे के बारे में जो बातें की उन्होंने कहा वो तो बहुत ही मित्रवत भाव रखते थे और जिस समूह में वो हैं उस समय वो उस समूह के हो जाते थे। उनकी जो यात्राएं, साहित्यिक यात्राएं थी विभिन्न क्षेत्रों में, या मेरठ में तो वो किसान आंदोलन से जुड़ करके शुरुआत में किसान आंदोलन के सहयोगी थे। तो ऐसे अनेक शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक उन्होंने ऐसी महत्वपूर्ण यात्राएं की जहाँ बहुत सारे लोगों को साथ वो चलते थे। तो इस रूप में अज्ञे को निजी तौर पर समझने या
सामूहिक तौर पर समझने में लोगों का भाव निजी तौर पर अलग अलग भी होता था, क्योंकि ये तो होता नहीं कि आप हर एक से उसी व्यवहार और खुलकर बात करने वाले, लेकिन उनका जो रचनाकर्म है उसमें ये दिखता है कि वो समाज सापेक्ष हैं। और उसी तरह से जब आप निजी तौर पर उनसे मिलते हैं तो आपको उनके प्रति एक जो उनका स्नेह भाव है, उनका जो आदर भाव है, जो जिस पक्ष का हकदार है उस रूप में मिलता रहा है जी। इसीलिए मैं आपके पास आया डॉक्टर लोहनी ये सवाल लेकर कि इतने विराट व्यक्तित्व से व्यक्तिगत संपर्क होना ये भी अपना आप एक बड़ी उपलब्धि जी। आप और आपने शुरुआत वहाँ से की। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपकी जो ये ऊर्जा है ये कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत से जो जहाँ से आप शुरुआत करते हैं वो फिर वही क्रम आगे बढ़ता है। डॉक्टर सविता मोहन, अज्ञेय जी ने कहानी, कविता, उपन्यास, डायरी, यात्रा वृतांत सभी कुछ लिखा। बतौर पाठक आपको उनका कौन सा रूप है जो सबसे ज़्यादा पठनीय और सुखद लगता है? मैंने उनके सारे उपन्यास भी पढ़े हैं, परंतु चूँकि जी कविता उनकी गजब है, कविता गजब, वो शब्द शिल्पी हैं। कम बोल करके, कम लिख करके वो चुप्पा रहते थे, गंभीर व्यक्ति थे। व्यक्तित्व से नवीन ने उनके बारे में, मैंने उनके संस्मरण जो लोगों ने उनके बारे में लिखे वो पढ़े हैं, तो कि वो किसी भी बैठक में जाते थे तो चुपचाप एक कोने में बैठ करके सिर्फ सुनते थे, बहुत कम बोलते थे। उनकी कविताओं के बीच में भी वो मौन है, वो जो उनका मौन है उस मौन के वो कलाकार हैं जी। हिंदी साहित्य में इतना कम बोल करके, इतना कम लिख करके इतना कह देना बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ना, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक रहस्य, पूरा और दर्शन है, पूरा दर्शन है जी। तो इतना कम बोल करके इतना अधिक लिख देना, चिड़िया उड़ी टहनी थिर हो गई। एक जो मौन है उनकी कविताओं का वो मुझे बहुत आकर्षित करता है, और इस मौन को मैं उनके कविता से होकर के बहुत सारे कवियों के मैं ढूंढती हूँ, मुझे मौन नहीं दिखाई देता। बड़े महान महान कवि हैं, अपनी बात को कहने के लिए कितनी तरह से कहते हैं, फिर भी कह नहीं पाते। क्या बात है। अज्ञेय के पास वो गुर है। अज्ञेय जो है शब्द शिल्पी, जैसे मैंने कहा, वो क्षण को पकड़ते हैं और उस क्षण को लेकर के ठीक वैसे ही जैसे कभी अर्जुन ने आग भेदी होगी ना, वैसे पाठक को भेज देते जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं जी। जो शब्द शिल्पी वाली बात आई थी कि उसमें जैसे अज्ञेय से कहा गया कि कविता के संदर्भ में उन पर ये आरोप भी लगा एक बार कि उन्होंने कविता की जो गेयता है, तुकांतता है, या कविता की जो छंदबद्धता है उसके पक्ष में करने के बजाय वो कविता को शब्द में ढूंढते हैं। तो उन्होंने इस पर भी मैंने इंटरव्यू, एक उनका काफ़ी लंबा इंटरव्यू रेडियो पर सुना था जी। तो वो कहते हैं कि जो कविता है वो अलग कर्म है और जो गीत लिखना है वो एक अलग कर्म है। हम कविता में गेयता ढूंढने के बजाय या गीत ढूंढने के बजाय कविता में शब्द ढूंढते हैं, उसके बीच का जो मौन है वो ढूंढते हैं, और उसके बीच का जो गैप है उससे जो अर्थ निकलता है उसको ढूंढते हैं। तो इसलिए जो दीदी ने अभी कहा कि उनका जो शब्द सामर्थ्य है वो विशिष्ट है, इसी तरह से उनकी भाषा सामर्थ्य बहुत विशिष्ट है। उन्होंने जैसे हिंदी कविता में नए प्रतीक उपमानों के लिए उनको जाना जाता है जी, है ना जी। तो नए बिंबों के लिए, नए बिंबों के लिए। तो जैसे सुंदर स्त्री के लिए बहुत तरह के प्रतीक थे। जब उन्होंने एक दौर में कहा कि मैं तुम्हें अब ललाते सांस की नभ की अकेली तारिका नहीं कहता, या निहार नहाई कोई, या टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं, कारण कि मेरा हृदय उथलाया कि सुना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक खिसने से मुलम्मा छूट जाता। क्या बात। तो एक तरह से उन्होंने नए प्रतीकों, उपमानों, बिंबों को हिंदी कविता को समृद्ध करने में बड़ी भूमिका निभाई। और उस भूमिका के तौर पर अगर देखते हैं तो अज्ञेय का वो जो योगदान है वो नई कविता के उत्थान में, नई कविता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने जो कवियों की एक श्रृंखला भी छांटी, बाद तक हम लोग देखते हैं वे
कुछ लोग उसमें कविता कर्म में नहीं रहे, लेकिन अगर वो नाट्य में गए तो वो नेमीचंद जैन की तरह दिखाई देते हैं, वो आलोचना में गए तो वो अपनी भूमिका में दिखाई देते हैं, वो नाटक में गए तो अपनी भूमिका में। तार सप्तक की बात करते हैं। मेरा मतलब है जैसे रामविलास शर्मा है, एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा आलोचना में, उनके साथ तार सप्तक के वो कवि थे। केदारनाथ अग्रवाल थे तो, या उसमें शमशेर थे, शमशेर बहादुर सिंह, तो वे सब लोग बाद में आके बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार के तौर पर स्थापित होते हैं। लेकिन डॉक्टर लोहानी थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो मैं हस्तक्षेप ये करूं कि उसी दौर में, अगर आप तो रिसर्चर रहे हैं, आपने अज्ञे जी पर एक हल्का सा आरोप ये भी आता है कि पिक एंड चूज वाला जो मामला होता है कि उन्होंने जिस पर ठप्पा लगाया कि ये कवि हो गया था, क्योंकि तार सप्तक ने जिन लोगों को छांटा, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाद में वो छा गए। इसको ऐसा कहते हैं, देखिए तो पिक एंड चूज तो एक शब्द खराब हो गया, लेकिन क्या संपादक के पास ये जिम्मेदारी तो है ही है कि वो निश्चित तौर पर अपने चयन को कैसे तय करे, और वो जो चयन है वो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, ये सवाल है। अगर वो चयन सिद्ध हो गया तो बात ठीक है, अगर वो चयन खराब होता तो तब ये कहा जाता कि उन्होंने कुछ गलत चयन। अद्भुत लोगों को उन्होंने। दूसरा सप्तक के भी जो कवि हैं, उसके बाद के तीसरे जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, हम 3 सप्तकों में देखते हैं, और चौथे तक आते आते भी महत्वपूर्ण वो सारे लोग बाद में हिंदी कविता में, हिंदी रचना धर्मिता में अपना सिक्का जमाते हैं, और उन सबको महत्ता मिलती है। जैसे रघुवीर सहाय हैं, रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं, बाद में दिनमान का संपादन संभालते हैं अज्ञेय के बाद, और दिनमान की जो महत्ता है अज्ञेय के समय में जो थी, बाद में जो रघुवीर सहाय के समय जो बनती है, तो लोग कहते हैं कि अज्ञेय का चयन वहाँ से यहाँ तक कितना विशिष्ट तौर पर है। या जैसे विद्यानिवास मिश्र से उनकी मित्रता थी तो उन्होंने उनकी प्रतिनिधि कविताओं को चुना। मैं विद्यानिवास जी से भी मिला उस समय पर, उनके रचनाक्रम के संबंध में बातचीत करते हुए, तो वो कहते थे कि अज्ञेय का जो विशिष्ट चयन है किसी भी रूप में, या अज्ञेय की कविताओं को छांटना भी एक विशिष्ट काम हो जाता है इस रूप में, कि उनकी चुनी हुई कविताएं और उन तमाम कविताओं में से कविताएं चुनना, तो चुनना तो संपादक का निजी अधिकार है। नहीं, ये संदर्भ चर्चा आई तो मैंने कहा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में खासकर मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रशंसा और आलोचना के केंद्र में जो आए हैं वो अज्ञेय जी ही हैं, इसलिए कि वो और इतने विराट हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब आपका व्यक्तित्व तो बहुत विराट हो जाता है तो पक्ष के साथ कुछ एक प्रतिपक्ष एक और चर्चा हुई कि वो हाइकू लेके आए, जापानी छंद 1958 में हिंदी दुनिया में आया, तो एक नए तरह का छंद था, 3 पंक्तियों का छंद, जिसमें कुछ शब्दों में अपनी बात कहनी है, और वो जो संदर्भ है उस कविता का, आज हाइकू लेखन की एक बड़ी परंपरा है, हिंदी में है, गढ़वाली में लिखी जा रही है, गढ़वाली क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी तो था, तो वो छंद जैसे दोहा था, जैसे श्लोक है, ऐसे एक छंद था, लेकिन उस छंद की इतनी महत्ता हो गई कि अब हाइकूकार एक अलग विधा के तौर पर अपने को स्थापित पाते हैं, तो ये बड़ा योगदान है। जी डॉक्टर सत्यमोहन, मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आ रहा हूँ कि साहित्य के किसी युग में जब अचानक अज्ञेय जैसे महापुरुष, जिनको कहना चाहिए, अवतरित होते हैं, अगर आज के इस दौर में, क्योंकि आप हिंदी साहित्य जगत को बहुत करीब से देख रही हैं, कई मंचों पर रहती हैं, कई समितियों में रहती हैं, अगर आज अज्ञेय जैसा ही कोई व्यक्तित्व आ जाए तो आपको लगता है कि हिंदी साहित्य में जो पठनीयता का संकट है, जो लेखन का संकट है, जो क्वालिटी का भी संकट आ रहा है, वो बदल जाएगा? या इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी कि अज्ञेय अगर आएंगे तो अपनी फजीहत पाएंगे और वापस घर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा अज्ञेय के बाद, जैसे मैं तो साहित्य की विद्यार्थी हूँ, इसलिए जी अज्ञेय के बाद साहित्य के रंगमंच से कविता हट करके कहानी रंगमंच पे चली गई। अच्छा। एक आश्चर्य हुआ। हाँ, अज्ञेय ने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, और उस समय में कहानी आंदोलन चला, नई कहानी आंदोलन चला, नई कहानी जी, काशीनाथ सिंह, मार्कंडेय, ये सब लोग, महीप सिंह, बहुत सारे लोग थे जो कहानियाँ लिख रहे थे, और एकाएक कविता गौण हो गई और कहानी चर्चित हो गई। जी। हम भी उस दौर में कविता को छोड़ करके कहानी पढ़ने लगे जी। और हमें लगा कि कविता जो अज्ञेय ने लिखी वो वहीं पर विरामित हो गई, जैसे वहीं पर उसे रुक गई। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो सहजता, जो सरलता, जो अभिप्रेत करने की शक्ति अज्ञेय के पास है, वैसी आज के कवि के पास शायद ही कोई होगा ऐसा जो अज्ञेय जैसा हो जी। और यदि अज्ञेय जैसा व्यक्ति आज ले तो एक पाठक वर्ग फिर मिल जाएगा, और साथ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे अज्ञेय ने तार सप्तक में अपने साथ लोग जोड़े जो उनको देख करके वैसा लिखने लगे, उनकी सहजता को अपनाने लगे।
तो शायद कोई एक नया कविता आंदोलन फिर प्रारंभ हो जाए, फिर प्रयोगवाद आ जाए। परंतु आज के समय में कहानियाँ लिखी जा रही है और बहुत लिखी जा रही है और बहुत प्रचलित हो रही है। जी डॉक्टर लोहनी, अभी तक की बातचीत में, क्योंकि अब हम इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पर हैं, कोई ऐसी बात जो छूट गई और जिसको आप बोलना चाह रहे हो अज्ञेय जी को लेकर? नहीं, बहुत संक्षेप में। जी, मुख्य बात तो यही है कि जैसे अज्ञेय ने बहुत सारे अभिनंदन ग्रंथ संपादित किए थे या बहुत सारे अनुवाद किए थे, और उनका भी एक बड़ा महत्व है, क्योंकि अपने समय में हिंदी में नेहरू का अभिनंदन ग्रंथ अज्ञेय ने लिखा। हाँ, ये तो इस तरह के बहुत सारे काम उन्होंने किए। इसके अलावा जो साहित्य में यात्राओं का एक काम उन्होंने शुरू किया, यात्रा लेखन का कार्य भी किया। एक बूंद सहसा उछली बहुत चर्चित पुस्तक रही उस संदर्भ में। हाँ, और हम लोग आज देखते हैं ना, साक्षात्कार एक बड़ी विधा हो गई, तो पत्रकार के तौर पर उस विधा में उन्होंने बहुत काम किया। तो आपने पद उनका बहुत बड़ा साक्षात्कार का पद। जी। और एक विषय जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हिंदी कविता में या हिंदी रचना कर्म में स्वाधीनता पर बहुत चर्चा की। वो कहते हैं कि स्वाधीनता से तात्पर्य केवल देश की राजनीतिक स्वाधीनता से नहीं है। स्वाधीनता से मतलब सबसे पहले है कि क्या लेखक स्वाधीन है। क्या बात है, क्या लेखक की स्वाधीनता उस रूप में है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने लेखक के तौर पर 1930 के आसपास ये महसूस किया कि हम स्वाधीन हो रहे हैं, और वो स्वाधीन होने को मैं लेखन के अपनी अभिव्यक्ति के तौर पर देखता था। तो लेखक अगर स्वाधीन होगा तो लेखन स्वाधीन होगा, और अगर लेखन स्वाधीन होगा तो उससे जो उदात्तता, जो लेखन की महत्ता है, वो उसमें आएगी, और जो अभिव्यक्ति होगी वो उतनी श्रेष्ठ होगी। तो एक तरह से लेखकीय सामर्थ्य विकसित करने में स्वाधीनता के महत्व को बहुत रेखांकित करते हैं। इसी बात को मैं कह रही हूँ कि उनकी कविताओं में, जैसे नवीन ने कहा कि स्वाधीनता और सहजता, एक उनकी भाषा इतनी सहज है। मैं कविता के से प्रमाणित कर सकती हूँ। बहुत संक्षेप में, बहुत 4 लाइन की कविता है, और आप देखेंगे कि वो कितना कम लिख करके कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, सहज हो करके। चाहे बोलो, चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकृतिस्थ तनोमत। नमो तनोमत कटी छटी उस बाढ़ सरी की, नमो खुल खिलो सहज मिलो, अंतर स्मित अंतर संयत हरि घासी। क्या बात है, हरि घासी। ये अज्ञेय ही है, जो बहुत सीमित शब्दों में। कुछ मत करो, हरि घासी रहो, संयत। जी। डॉक्टर सविता मोहन और डॉक्टर नवीन लोहनी, अज्ञेय जैसे विराट व्यक्तित्व पे अगर बात करने निकले तो मुझे लगता है कि महीनों का समय भी कम है, लेकिन कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा होती है। बहरहाल साहित्यिकी के मंच पर डॉक्टर सविता मोहन और डॉक्टर नवीन चंद लोहनी जी, आप दोनों पधारे और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे दर्शकों से साझा की। इसके लिए आप दोनों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय को लेकर कुछ नए मेहमानों के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।